हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हम कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आज हम करेंगे क्या, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो हैं उनकी पावर्स क्या क्या रहती हैं। तो सबसे पहले आएंगे हम एग्जीक्यूटिव पावर्स पे। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं? एक्सक्लूसिव पावर्स, ठीक है जी, मतलब कि जो एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है जी। अब क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शन प्रेसिडेंट क्या होते हैं कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो फॉर्मली टेकन इन हिज नेम होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि अगर आप कभी कोई देखेंगे, अगर ऑर्डिनेंस आ गया है या कोई ऑर्डर आया है तो सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भले उसको जो एग्जीक्यूशन करवाया हो प्राइम मिनिस्टर से हुआ है या किसी आपके कैबिनेट सेक्रेटरी से हुआ है, कोई और सेक्रेटरी है, लेकिन जितने भी काम हमारे ऑफिशियली होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है कि ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर्स इन विच द ऑर्डर्स द अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटिव इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। मतलब कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो हैं वो रूल्स बना सकते हैं कि किस हिसाब से वो रूल्स होने चाहिए और ऑर्डर्स जो हैं वो किस हिसाब से आपके एग्जीक्यूट होने चाहिए कि ये मैंने रूल बनाया है या कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है या इस तरीके से काम होना चाहिए, वो प्रेसिडेंट बना सकते हैं, ठीक है जी। तीसरा है कैन मेक इन रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ द सेड बिजनेस। मतलब कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस का होता है कि आपके जितने भी वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है जी, वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है उसके जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो प्रेसिडेंट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। उन्हीं के नाम से होगा और वही बनाएंगे। अगला है ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट, और हमारे जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है जी। एंड दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। हिज प्लेजर मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहें, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट के बहुत सवाल आ जाते हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी यही प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है जी। और अटॉर्नी जनरल का ऑफिस भी उस किस हिसाब से होता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है। अब देखिए और क्या क्या अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। वो करते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी हो गए, गवर्नर ऑफ द स्टेट हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन हो गए, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से अब देखिए क्या होता है, अब एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है कि मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। तो रिमूवल कौन करता है उसमें? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिमूवल जो है वो कौन करता है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं मेंबर और चेयरपर्सन की। रिमूवल कौन करता है, ये सवाल आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सातवां पॉइंट है कि ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि जो कि यूनियन से रिलेटेड है, लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, किससे पूछ सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। अब वो क्या है अगला पॉइंट कि ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि आपकी इस पर्टिकुलर मंत्री ने कोई पर्टिकुलर डिसीजन या कोई चीज़ ली हुई है, तो वो प्राइम मिनिस्टर से इंक्वायर कर सकते हैं कि ये क्या हुआ है, मतलब ये तो काउंसिल ने भी नहीं बोला था, मिनिस्टर काउंसिल से भी नहीं आया हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि वो कमीशन बना सकते हैं, किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसकी? कंडीशन ऑफ एससीज एंड एसटीज़ या बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है जी। तो ये कमीशन अपॉइंट करने की भी पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। हमने सेंटर स्टेट में करा हुआ है, ठीक है जी। तो आपको पता ही है कि इंटर स्टेट काउंसिल कौन बनाता है, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। कि यूटी किसके अधीन है? वो हमारे द प्रेसिडेंट के अधीन है। और वो ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज स्केड्यूल्ड एरिया, ठीक है जी। वो किसी भी एरिया को एज स्केड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं एंड हैज़ द पावर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। मतलब स्केड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के जो भी एरियाज हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर किसके पास है? द प्रेसिडेंट के पास, ठीक है दोस्तों।
देखिए पॉइंट्स आपके, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हैं, आप आके इसको रिवाइज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पॉइंट्स रिवाइज जब आप करते रहेंगे, देखिए पॉली टीम में जब भी आप पढ़ रहे हैं तो रिवीजन इज़ द की, मतलब 80% टाइम जो है रिवीजन करनी है, 20% टाइम जो है आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो ही रही है, 80% टाइम आपने रिवीजन करनी है, ठीक है जी। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पे। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि जितने भी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है जी, उनसे रिलेटेड जितने भी मसले हैं उसकी क्या क्या पावर्स हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बट वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट। यूपीएससी इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। अब वो किस तरीके से हैं, उनके क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। अब वो है ही कैन समन प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिज़ोल्व द लोकसभा, मतलब कि वो पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं और डिज़ोल्व मतलब भंग कर सकते हैं लोकसभा को। और वो क्या समन कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठे बिठा सकते हैं, ठीक है जी। और ये प्रिसाइड कौन करता है, इसको स्पीकर करता है ऑफ लोकसभा। जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, लोकसभा। अभी देखिए पार्लियामेंट शुरू करेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से समझेंगे, बट देखिए आपने प्रियम्बल से शुरू करा था, अब धीरे धीरे आगे जा रहे हैं तो आप हर चैप्टर में अगली स्टोरी पता चलती जाती है। जैसे कोई सीरियल होते हैं ना आपके, अगली स्टोरी आपको पता चल रही है तो वी नो इट कि इस पार्लियामेंट भी आने वाला है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। तो ये देखिए एक पॉइंट भी आ गया कि जब भी फर्स्ट सेशन होता है जनरल इलेक्शन के बाद, तो उसको कौन एड्रेस करता है, हमारे प्रेसिडेंट। ये देखिए पॉइंटर्स निकल के आ रहे हैं आपके ना, ठीक है जी, तो फर्स्ट सेशन में। और ही कैन सेंड मैसेजेस टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट और अदरवाइज, मतलब कि महामहिम जो हमारे हैं वो दोनों लोकसभा या राज्यसभा को मैसेजेस भिजवा सकते हैं, किसके रिलेटेड, किसी बिल से रिलेटेड हो या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड। चौथा पॉइंट क्या कि ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेंट, मतलब कि अगर आपके स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो वो किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है जी। और सिमिलरली वो क्या कर सकते हैं, वो राज्यसभा के लिए चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन का भी चुनाव करवा सकते हैं, मतलब कि उनको आप रख सकते हैं, ठीक है जी। और वो 12 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के, उनको नॉमिनेट करते हैं। और उनकी किस तरह की होनी चाहिए नॉलेज, वो लिटरेचर से होने चाहिए, साइंस से, आर्ट या सोशल सर्विस से होने चाहिए। ये 12 जो नॉमिनेशन है प्रेसिडेंट करते हैं। अब एक पॉइंट है कि ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये नहीं है, ये अब डिलीट हो गया है, ठीक है। 2 मेंबर्स की अब नहीं होती है नॉमिनेशन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 में एंग्लो इंडियन जो थे वो निकाल दिए गए, तो अब सिर्फ और सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो 12 मेंबर ही नॉमिनेट हो सकते हैं। अगला है ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो क्वेश्चन हैं, क्या तर्क हैं, उन पे डिसाइड कर सकते हैं। His prior recommendation और permission is needed to introduce certain types of bill, मतलब उनकी परमिशन चाहिए होती है कुछ टाइप के बिल्स को लाने के लिए, ठीक है जी। जैसे कि एक बिल है जिसमें कि एक्सपेंडिचर के बारे में बात करनी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उस टाइप के बिल्स जो हैं उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन या परमिशन की ज़रूरत है, ठीक है जी। अब क्या है कि कभी जब बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट के थ्रू, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो वो उसकी एसेंट दे सकते हैं, या उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि रोक सकते हैं, या तो उसको वापस भेज सकते हैं किसको, पार्लियामेंट को, ठीक है जी। लेकिन अगर उन्होंने इनमें से कोई भी चीज़ करी है और द बिल इज़ पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। मतलब कि अमेंडमेंट की है नहीं करी है और पार्लियामेंट ने फिर प्रेसिडेंट को वापस दे दिया है बिल, तो वो उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अब क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में करते हैं कि कई बार जैसे हमने पढ़ा था कि गवर्नर जो है वो कोई बिल रिजर्व कर लेते हैं और फिर वो कंसिड्रेशन के लिए भेज देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, या तो उसको एसेंट दे सकते हैं, या विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को वापस करने के लिए, ठीक है जी, अगर वो मनी बिल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक कैच क्या है
कि इट शुड बी नोटेड दैट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब कि ऑब्लिगेटरी नहीं है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, टू गिव हिज एसेंट इवन इफ द बिल इज़ अगेंस्ट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब उनको ऑब्लिगेटरी नहीं है कि एसेंट देना ही देना है, एंड सेंट अगेन टू हिम फॉर हिज कंसिडरेशन। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, ठीक है जी। अब अगला क्या है, ही कैन प्रोमिगुलेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है जी। अब आपको पता है कि ऑर्डिनेंस अलग होता है, बिल अलग होता है और एक्ट अलग होता है। अब ये हम जब बिल्स, एक्ट और ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट वाला करेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है जी। लेकिन जब बिल, बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तब वो एक्ट बन जाता है, ठीक है जी। ऑर्डिनेंस क्या है, प्रेसिडेंट जो है एक लेजिस्लेटिव ऑर्डर ही माना जाता है, ठीक है जी। उसकी पास करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है जी। और वो कैसे होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं, फिर उसकी कुछ कंडीशंस रहती हैं। वो क्या है कि उसको 6 वीक्स के अंदर, जैसे ही आपकी असेंबली रीअसेंबली होती है पार्लियामेंट की, ऑर्डिनेंस को 6 वीक्स के अंदर उसको आपने पास कराना है, मतलब अप्रूव कराना है पार्लियामेंट से, ठीक है जी। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस किसी भी टाइम, मतलब कि प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है तो उसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है जी। ही लेज द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स बिफोर द पार्लियामेंट, मतलब कि जितनी भी आपकी सीएजी की रिपोर्ट है, यूपीएससी की है, फाइनेंस कमीशन की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कौन ले करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है जी। और ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। In case of Puducherry also, the president can legislate to make regulation but only when the assembly is suspended or dissolved। तो ये हमारे यूजुअली यूनियन टेरिटरी आ गए। अब देखिए इसमें दिल्ली नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर्स का मतलब है एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, ठीक है जी। अब फाइनेंशियल पावर और फंक्शन प्रेसिडेंट की क्या है, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन, मतलब कि पैसे से रिलेटेड कोई भी बिल है तो वो एक प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट की। ही कॉजेज टू लेड बिफोर पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। मतलब कि जो आपका यूनियन बजट है, ठीक है जी, वो जो ले होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। भले उसको जो प्रेजेंट है फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है, ठीक है जी। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, मतलब कि कोई भी ग्रांट चाहिए पैसे की वो नहीं किए जा सकती एक्सेप्ट उनकी रिकमेंडेशन के बिना, ठीक है जी। अब ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, जो कि हम अगले लेक्चर्स में कंटीजेंसी फंड और आपके बाकी कंसोलिडेटेड फंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस कभी भी कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाए तो प्रेसिडेंट जो है एडवांसेस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या है, ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन, ठीक है जी। ये हमने सेंटर स्टेट में भी पढ़ा था। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाना जो है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, और उसकी जो रिकमेंडेशन जो है वो कौन करवाता है, प्रेसिडेंट ही। किस चीज़ की रिकमेंडेशन, रेवेन्यूज़ की। ये हमने सेंटर एंड स्टेट में किया हुआ है, अगर आपने लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है जी। अब आते हैं जुडिशियल पावर्स। प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर्स क्या क्या है, संविधान की ऐसी पावर्स क्या क्या दी हुई हैं, ठीक है जी। जुडिशियल पावर और फंक्शन क्या है कि देखिए अपॉइंटमेंट आ गई फिर से, चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अब वो एडवाइस सीख कर सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी लॉ या फैक्ट के ऊपर एडवाइस सीख कर सकते हैं, लेकिन जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे, ठीक है जी। कोई भी एडवाइस दी है वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है जी। अब क्या है, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस। इसको ये पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट आगे जाके हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मतलब कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब किस किस के चीज़ में कर सकते हैं, जैसे किसी का कोर्ट मार्शल हो रहा है, ठीक है जी, हो गया हुआ है, उस पर कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल क्यों आ गया, देखिए आपने कल वाले लेक्चर में करा था कि प्रेसिडेंट जो है हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 फोर्सेस होते हैं, साथ में कोस्ट गार्ड भी आता है, ठीक है जी। 3 फोर्सेस हैं, तो अब सुप्रीम कमांडर के हाथ में ही है कि जो कोर्ट मार्शल में कोई आई चीज़ निकली है उसमें वो पनिशमेंट या सेंटेंस उसको माफ़ कर सकते हैं नहीं, ठीक है जी।
दूसरा केस कौन सा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यूनियन लॉ के अगेंस्ट हुई है, ठीक है जी। यूनियन लॉ का मतलब है कि सेंटर का कोई लॉ है या स्टेट का भी मान सकते हैं। यूनियन का मतलब यहाँ पे क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, यूनियन ऑफ इंडिया। तो मतलब कोई भी लॉ के अगेंस्ट कोई चीज़ हुई है और उसकी वजह से पनिशमेंट सेंटेंस मिला हुआ है, उसको भी माफ़ कर सकते हैं। तीसरा है सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब कि डेथ से रिलेटेड ही है। तो प्रेसिडेंट सिर्फ यही नहीं कि डेथ सेंटेंस से ही है, मतलब बाकी चीज़ों में भी वो माफ़ी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या क्या आता है, हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स या नेगोशिएटेड हैं या कंक्लूडेड हैं, वो किसके बिहाफ पे होते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते रहते हैं, ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा समिट्स पे जाते हैं या ट्रीटीज़ जो भी साइन होती है, भले ही प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं लेकिन वो किसके नाम पे होती है, द प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है जी। और वो रिप्रेजेंट करते हैं सारे इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को, ठीक है जी। और जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको कौन रिसीव करता है, प्रेसिडेंट। तो आप देखेंगे कि कोई भी बड़े डिग्निटरी आ रहे हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कुछ भी है, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री विल बी रिसीविंग देम। मतलब अगर एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट पे यूजुअली क्या रहते हैं, या तो आपके डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं या कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो रिसीव करते हैं। और जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जैसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में जब भी कोई डिप्लोमेट, एम्बेसडर या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आ रहा है, ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में प्रेसिडेंट सबसे आगे खड़े होते हैं अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। तो जब भी आप टीवी देखें, डीडी न्यूज़ पे, तो ये देखने चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं दे विल बिकम डिप्लोमैट्स इन फ्यूचर, है ना। या फिर आप कोई IAS IPS बनेंगे, तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ अभय सर ने करवाया था, ठीक है जी। चलिए अब आता है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में क्या है कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। देखिए हमने ऊपर बात करी थी, अगला पॉइंट आ गया, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हैं, ठीक है जी। और ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो कभी भी वॉर छिड़ती है तो कौन करेगा उसका आगाज़, द प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है जी। और द प्रेसिडेंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं या डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं करते, कौन करते हैं, द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन है। इमरजेंसी पावर्स क्या है, देखिए इमरजेंसी हमने करा था कवर, तो हमें पता ही है कि इमरजेंसी कौन कौन करता है। नेशनल इमरजेंसी होगी, प्रेसिडेंट रूल हो गया, और फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाएगा, ये द प्रेसिडेंट ही लगाएगा, ठीक है जी। अगर आपने इमरजेंसी नहीं करा हुआ है, ये भी मैंने करवाया हुआ है आपके लेक्चर, ठीक है जी, आप जाके देख सकते हैं इमरजेंसी वाला लेक्चर, काफ़ी ढंग से समझाया है उसमें, ठीक है। अब आते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए वीटो पावर क्या होता है, मतलब एक ऐसी पावर जिसमें कि प्रेसिडेंट का ही कहना होता है, ठीक है जी। और यूजुअली जब आप ये वीटो पावर किस चैप्टर में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में आपको वीटो पावर्स, मोशंस, कमिटीज़ वगैरह के बारे में बहुत पता चलेगा, ठीक है जी। अब क्या है कि एक बिल जो है वो पास होता है, पार्लियामेंट कैन, अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ऊपर बात करी थी अभी हमने कि ऑर्डिनेंस, बिल और एक्ट के बारे में बात करी थी। कोई भी बिल अगर पास होता है हमारे पार्लियामेंट से और फिर उसको प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, मतलब यस दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्ट बनते हैं, ठीक है जी। जैसे कि CAB था, ठीक है जी, अब वो CAA हो गया। तो पहले CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, ठीक है जी। अब क्या है कि ये आर्टिकल 111 के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। व्हेन सच अ बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट ही हैज़ 3 अल्टरनेटिव्स, ठीक है जी। अब वो 3 अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, या तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, या तो वो उसको होल्ड कर लेंगे, या तो उसको वापस कर देंगे। इफ़ नॉट मनी बिल, ठीक है जी, मनी बिल को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। हाउएवर इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन, मतलब कि वापस भेज दिया और बिल फिर से पास कर दिया है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। ये हमने ऊपर भी कर लिया हुआ, ठीक है जी। अब क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन प्रेसिडेंट, दो फोल्ड तरीके से कि क्यों दिया हुआ है, ठीक है जी। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रिवेंट हैस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट, मतलब कि कोई ऐसी मतलब अफरा तफरी में या फिर कोई इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन पास ना हो जाए। दूसरा है कि टू प्रिवेंट लेजिस्लेशन विच में बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि असंवैधानिक लेजिस्लेशन को पास करने के लिए, ठीक है जी। अब आते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड विद 3
वीटोज़। कौन कौन सी वीटोज़ हुई? एक हुई एब्सोल्यूट, दूसरी सस्पेंडेड और तीसरी पॉकेट वीटो। चलिए अब इसके बारे में जल्दी जल्दी करेंगे। एब्सोल्यूट वीटो क्या आती है? एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, मतलब कि इसको रोक सकते हैं। द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। ठीक है जी, मतलब कि रोक लिया है, वो बिल वहीं ख़त्म हो गया और एक एक्ट नहीं बनता है। ठीक है जी। और ये किस किस केसेस पे होता है? प्राइवेट मेंबर बिल, किसी मतलब कि किसी पर्टिकुलर एमपी ने अपना बिल पास करा है, प्राइवेट मेंबर बिल वही होता है। देखिए पार्लियामेंट जब करेंगे तो उसको और विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल। अब ये गवर्नमेंट बिल का कैसा है कि जैसे कि सपोज आपका बिल पास हो गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल कांग्रेस की थी आपकी सरकार, उन्होंने एक बिल पास कर दिया और जब बिल पास किया उसके 2 महीने बाद आपकी जो सरकार है वो चेंज हो गई। ठीक है जी। अब उस बिल को एक्ट बनाना है नहीं बनाना वो प्रेसिडेंट के पास है। तो अब नई कैबिनेट जो है वो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को नॉट टू गिव एसेंट टू सच बिल, तो फिर वो एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, इस टाइप के हुए। अब आते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है? व्हेन प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि भेज दिया वापस कि आप रिकंसिडर करो। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि जब भी ऐसा होता है तो इसमें अगर वापस आता है वो बिल तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट। ठीक है जी, मतलब वापस भेजा है और वापस भेजने के बाद चाहे अमेंडमेंट हुई है नहीं हुई है और फिर से मतलब प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो उसमें फिर बिल को एसेंट देने ही पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंशियल वीटो जो है वो ओवरराइड कर जाती है बाय रीपैसेज ऑफ द बिल, मतलब कि फिर से वापस भेज दिया। ठीक है जी। अब आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। मैंने बिल लिया और अपनी जेब में रख दिया, कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है? मैंने ना वो बिल को रेटिफाई किया, ना उसको रिजेक्ट करा, ना उसको रिटर्न करा, बट सिंपली बिल को पेंडिंग रख दिया। कितने टाइम के लिए? इनडेफिनिट टाइम के लिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं हुआ है, टाइम पीरियड ही नहीं दिया हुआ है, मतलब कि इसको रख लिया हुआ है। ठीक है जी। अब ये बड़ा ही ज़्यादा फ़नी भी है और बड़ा ही ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। वैसे तो प्रेसिडेंट इतना करते नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक पावर है। अब प्रेसिडेंट के पास वीटो है किस चीज़ से रिलेटेड? स्टेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड भी वीटो है। ठीक है जी। व्हेन अ बिल इज़ पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है जी, और गवर्नर जो है उसकी एसेंट नहीं देते हैं और वो आगे दे देते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो वो तो एक अलग है। बट यूजुअली गवर्नर के पास भी सेम वही चीज़ आती है जो प्रेसिडेंट के पास है कि पहले वो एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, ही मे रिटर्न द बिल। ठीक है जी। ये तो आ गया उनका 3 जो नॉर्मल है प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन गवर्नर क्या है? चौथा पॉइंट क्या है कि वो रिजर्व कर लेते हैं बिल और किसको भेज देते हैं? कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के पास। ठीक है जी। अब जैसे किया है कि अगर गवर्नर ने उस बिल को रिजर्व कर लिया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हैज़ 3 अल्टरनेटिव्स। और प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स क्या हैं जो कि गवर्नर ने भेजे हैं? पहला कि एसेंट दे देंगे, दूसरा उसको होल्ड कर लेंगे, और तीसरा है ही मे डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। ठीक है जी, फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है जी। अब इसमें क्या है? इस पर्टिकुलर बिल में क्या है कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। ठीक है जी, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर वाला है। ठीक है जी। तो सारे पर इसमें जानेंगे क्या है मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर ओवरराइड नहीं कर सकती वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फर्दर क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी टाइम लिमिट विद इन विच द प्रेसिडेंट हैज़ टू टेक डिसीजन विद रिगार्ड टू अ बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर हिज कंसिडरेशन। तो मतलब टाइम पीरियड भी नहीं है इसमें। ठीक है। अब आते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? अब आर्टिकल 123 जो है वो कहता है कि आप ऑर्डिनेंस बना सकते हो, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या है? बेसिकली ऑर्डिनेंस क्या होता है कि सेम फोर्स और इफेक्ट होता है एक्ट की तरह, बस ये है कि जब वो टेम्परेरी लॉ बनता है। ठीक है जी। और जब भी एक ऑर्डिनेंस जो है उसको व्हेन एन ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमगलेटेड ओनली व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, मतलब कि जैसे आपका राज्यसभा लोकसभा सेशन में नहीं है
तो एक ऑर्डिनेंस मतलब एक टेम्परेरी लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है जी। इसमें एक और चीज़ है कि द प्रेजिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ऑफ द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड। ठीक है जी। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ बोली गई थी। ठीक है जी, कि उनके जो आपने ऑर्डिनेंस बनाया है उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि है कि नहीं, लेकिन ये प्रोविज़न जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट में डिलीट कर दिया था कि नहीं क्वेश्चन किया जा सकता। ठीक है। अब आते हैं प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ को एक्सटेंसिव, मतलब कि एज रिगार्ड ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। इसके दो इम्प्लीकेशंस आते हैं। सबसे पहला क्या है, चलिए अब जानते हैं कि इसमें क्या इम्प्लीकेशन है। एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। ठीक है जी, मतलब पार्लियामेंट जिन चीज़ों पे लॉ बना सकता है उन्हीं पे ऑर्डिनेंस आ सकता है। और एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स एज एन फैक्ट, मतलब कि जो आपके एक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, वो जो आपकी जितनी भी लिमिटेशन एक्ट पे लगती है वही सेम चीज़ ऑर्डिनेंस पे भी आ सकती है। ठीक है जी, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस जो है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके जा रहा है या उससे छेड़छाड़ कर रहा है तो वो वापस भी लिया जा सकता है। और वो कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रेसिडेंट ने जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो स्ट्रक डाउन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है जी। एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जी पार्लियामेंट नहीं है, मस्ट बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, मतलब कि जब भी आपका लोकसभा सेशन में आएगी तो आपका जो ऑर्डिनेंस है उसको टेबल पर रखना पड़ेगा और उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा बोथ हाउसेस से, तभी वो एक एक्ट बनेगा। ठीक है जी। अब कितने टाइम पीरियड में करना चाहिए? 6 वीक्स। 6 वीक्स के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है जी, और फिर उसका रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, मतलब कि ऑर्डिनेंस कभी भी कर सकते हैं, ला सकते हैं और उसको विड्रॉ भी कभी किया जा सकता है। ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ है इसमें, एक कैच है, वो हम पढ़ते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि ही कैन मेक और विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ऑर्डिनेंस बना देगा। ठीक है जी। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाएंगे तभी बनाएंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं उन्होंने बोला है कि जी सर एक ऑर्डिनेंस निकाल दो। ठीक है जी। एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब कि इट मे कम इनटू फोर्स फ्रॉम अ बैक डेट, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने आज 5 जून है सपोज़, ठीक है जी, लेकिन मैंने जो ऑर्डिनेंस पास करवाया है वो मैंने कहा है ये 10 अप्रैल से लागू हुआ जाएगा, तो वो बैक डेट से भी हुआ जा सकता है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि इट कैन ऑल्टर एंड अमेंड टैक्स लॉज एज वेल। ठीक है जी, लेकिन ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, एक बेसिकली लॉ है। ठीक है जी, मतलब कि जब तक कि वो एक एक्ट नहीं बनता है। ठीक है। अब रूल्स ऑफ लोकसभा रिक्वायर दैट वट एवर अ बिल सीकिंग टू रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस, अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसिस दैट हैड बीन नेसेसिटेटेड इमीडिएटली, मतलब कि इसका कहने इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब भी कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो आप लोकसभा में रखेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस है कि आपको ऑर्डिनेंस पास कराना पड़ा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, माफ़ करने वाले। देखिए ऊपर हमने कर लिया था कि क्या क्या है, अब हम करेंगे पार्डनरिंग पावर्स क्या क्या हैं, किस किस के अगेंस्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी पनिशमेंट या सेंटेंस मिला है अगेंस्ट यूनियन लॉ, पनिशमेंट या सेंटेंस मिला है कोर्ट मार्शल, आपने ऊपर देख लिया था मिलिट्री कोर्ट का, सेंटेंसेस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ। ठीक है जी, मतलब कि डेथ सेंटेंस पे। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट इज़ टू फोल्ड कैसे, मतलब क्या है कि एक डोर ओपन रखना है, किसके लिए? करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स,
मतलब कि कोई जुडिशियल एरर हो गया किसी से, चाहे वो किसी भी कोर्ट से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट या किसी से भी, वैसे तो यूजुअली लास्ट कोर्ट ने अगर डिसाइड कर लिया तभी प्रेसिडेंट के पास आते हैं, तो उस जुडिशियल एरर को ठीक करने के लिए इस पे लाया है। अगला है अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस, मतलब कि कोई भी सेंटेंस जो है पनिशमेंट मिली है उससे रिलीफ लेनी है। अब पार्डनिंग पावर में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? इट रिमूव्स द बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, मतलब कि माफ़ कर दिया, तूने जो भी किया था, तेरी जितनी भी कन्विक्शन आई थी, सब कुछ है वो माफ़ कर दिया। दूसरा है कम्यूटेशन। इसका मतलब होता है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। फॉर एग्जांपल 14 साल की सज़ा मिल गई है, मैंने इस प्रेसिडेंट के पास गया तो उन्होंने कम्यूट करके उसको 5 ईयर्स कर दिया। मतलब कि रिग्रेस, एक तो आपकी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है, एक इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है जी। आप गूगल कर सकते हैं, अगर इसको भी पढ़ाने लग पड़ा तो शायद आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 14 साल की थी, उसको कर दिए इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है जी। मतलब आपको पैरोल मिल गई है, विजिटेशन राइट्स मिल गए हैं, इस टाइप से, ठीक है जी। और जैसे कि इसका एग्जांपल भी यहाँ दिया कि अ डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच मे बी टर्न्ड इनटू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी, इस टाइप से। अब आता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। देखिए ऊपर जो हमने बात करी थी कि 14 साल की कम करके 5 साल में कर दी, वही सेम पनिशमेंट। रिस्पाइट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ कन्विक्ट और प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन ऑफेंडर। मतलब कि कोई, मतलब कि थोड़ा सा उनको रिस्पाइट दे दिया कि ठीक है यार, तुम्हारे टांग टूट गई हुई है, तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं। पांचवा है रिप्राइव। इसका मतलब होता है अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है जी। मतलब डेथ सेंटेंस में, जैसे कि सपोज़ किसी की 3 दिन बाद डेथ सेंटेंस है और वो प्रेसिडेंट के पास आ गए, तो प्रेसिडेंट बोलते चलो ठीक है 3 महीने का रिप्राइव दे दिया, तब तक कि हम देखेंगे कि क्या हुआ। वो टेम्परेरी पीरियड ही होता है, ठीक है जी। अब आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑल्सो हैज़ द पावर, ठीक है जी। वो गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन गवर्नर के पास ये सारी पावर्स हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? वो आपके कोर्ट मार्शल ऑफेंसेस को नहीं कर सकते, ठीक है जी। प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और वो डेथ सेंटेंसेस को नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन गवर्नर जो है वो सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट डेथ सेंटेंसेस को जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है जी। मतलब कि आपके जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैं उनके पास कॉन्करेंट पावर है इन सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये गलत हो गया। मतलब कि आपके, फिर से इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो प्रेसिडेंट है ही कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, ठीक है जी, वाइल गवर्नर कैन नॉट। मतलब कि कोर्ट मार्शल वाले जो हैं वो गवर्नर नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस वाइल गवर्नर कैन नॉट, ठीक है जी। मतलब वही ढंग से इसको हम कर लिए कि कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, उससे रिलेटेड नहीं हो सकते, और गवर्नर डेथ सेंटेंसेस से नहीं कर सकते। तो दीज आर द 2 थिंग्स। तो पहले जो स्टेटमेंट थी दैट टेंड्स टू बी करेक्टेड। तो दिस इज़ अबाउट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट एज वेल। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा। लास्ट जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द डिफरेंट केसेस। वो कैसे कैसे किया था? सबसे पहले किया था उन्होंने प्रिंसिपल्स किए थे कि पिटिशनर फॉर मर्सी हैज़ नो राइट टू एन ओरल हेयरिंग बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कि ओरल हेयरिंग बाय प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, ठीक है जी। द प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड टेक अ व्यू ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ टेकन बाय द कोर्ट। मतलब कि एक नए सिरे से प्रेसिडेंट देख सकते हैं। तीसरा है द पावर इज़ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। मतलब कि यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे प्रेसिडेंट इस पावर को यूज़ करेंगे। चौथा है द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव रीज़न फॉर द हिज ऑर्डर। मतलब कि अगर कोई ऑर्डर
पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट को उसकी रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पांचवा है कि प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड रिलीफ नॉट ओनली फ्रॉम सेंटेंस दैट ही रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श बट ऑल्सो फ्रॉम एन एविडेंट मिस्टेक, ठीक है जी। मतलब कि आपका प्रेसिडेंट जो है रिलीफ दे सकते हैं सिर्फ सेंटेंस से ही नहीं, मतलब कि एक अनड्यूली मतलब एक एविडेंट मिस्टेक से भी उससे निजात दिलवा सकते हैं। छठा पॉइंट है देयर इज़ नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं बना सकता है किसकी, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और सातवां पॉइंट क्या है, द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय प्रेसिडेंट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि प्रेसिडेंट की जो पावर एक्सरसाइज हुई है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन कौन कौन से, एक्सेप्ट वेदर प्रेसिडेंशियल डिसीजन इज आर्बिट्रेरी, मतलब कि आर्बिट्रेरी नेचर में है, इरेशनल है, या फिर मालाफाइड या फिर डिस्क्रिमिनेटरी है। तो यूजुअली प्रेसिडेंट की जो पावर्स हुई हैं एक्सरसाइज उसको जुडिशियल रिव्यू पे नहीं लाते हैं, लेकिन लगता है कि कोई इस तरीके का एक्शन लिया गया है प्रेसिडेंट की पावर से जो कि मालाफाइड है, मतलब कि बुरी उससे गया हुआ है, इरेशनल है मतलब कि सही नहीं है, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उसको हम फिर जुडिशियल रिव्यू पे ला सकते हैं, ठीक है जी। और आठवां क्या है, वेयर अर्लियर पिटिशन फॉर मर्सी हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट स्टे कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फिलिंग अनदर पिटिशन, मतलब कि एक बार रिजेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने तो फिर से नहीं लिया जा सकता, ठीक है जी। ये निर्भया केस में आपने देखा होगा कि उनके केस पे काफ़ी बार ट्राई किया गया था। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, थोड़ा सा लंबा चला गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप आई होप आप सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं। टेक केयर, बाय बाय।